पार्लियामेंट रिपोर्टर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी, हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना तक नहीं की होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हमें आतंकवाद के दौर से गुजरना होगा। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक बातों से परिचित हो या न हो, लेकिन वह आतंकवाद से भली भांति परिचित होगा। यह ठीक है कि संपूर्ण भारत में सभी जगह आतंकवाद नहीं है, परंतु क्या देश के किसी एक भाग में ही आतंकवाद की उपस्थिति खतरनाक नहीं है? यह भी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद की घटनाओं की आवाज़ पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र में भी सुनाई पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद को पालने वाले और बढ़ाने वाले लोगों की यह एकमात्र इच्छा रही है कि आतंकवाद संपूर्ण देश में फैले, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का आर्थिक विकास रुक जाए और उसकी तरक्की में बाधा उत्पन्न हो। पिछली बार के आम चुनावों में यह नारा दिया गया था कि आतंकवाद हमारे समाज और उसके लोगों को प्रभावित कर रहा है। उस समय कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति भी की थी कि आप लोगों में वह का माहौल पैदा कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद तो चारों ओर फैल रहा है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्तरदायी है। इसके साथ ही साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियां भी नहीं चाहती हैं कि भारत एक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र बने और अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलता रहे। मेरे विचार में वर्तमान सरकार का दोष केवल यही है कि इसने आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। राजनीतिक लाभ उठाना एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, परंतु राष्ट्र के भविष्य तथा उसकी एकता से खिलवाड़ करने पर कोई माफ नहीं कर सकता है। इस देश की सबसे बड़ी सफलता रेलवे का विद्युतीकरण है। रेलवे के विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि देश के यातायात में शीघ्रता आ जाती है। इसके फलस्वरूप देश के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और कच्चे माल की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही साथ लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होती है तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। मेरे विचार में भारत सरकार को भी रेलवे के विद्युतीकरण की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। महोदय, केंद्र सरकार की योजनाएं सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षित मांग पैदा करने में विफल रही हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने में असफल रही है। मैंने आज़ादी के बाद से अब तक की नीति के प्रस्तावों का अध्ययन किया है, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं लग सका है कि सरकारी कारखानों का उद्देश्य क्या है और वे क्या चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन में भी सरकारी उद्योग चल रहे हैं। वहाँ उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे संकट के समय के लिए हमेशा तैयार रहें। उन देशों में सरकारी क्षेत्र अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए निजी उद्योगों को काम में लाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है और राष्ट्रीय उद्योगों के माध्यम से देश में प्रगति लाना है। मेरे विचार में सरकारी कारखानों को केवल लाभ के हिसाब से मापना ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के उद्योगों का उद्देश्य देश में लोगों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के आम विकास की आवश्यकता के अनुसार चीज़ों की कई किस्मों को बड़ी मात्रा में तैयार करना है। यदि केवल लाभ के लिए कारखाना खोला जाता है
तो इससे लोगों को सही दाम पर सामान मिलना लगभग मुश्किल हो सकता है। सरकारी क्षेत्र के कारखानों की सफलता के लिए दो स्पष्ट व महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। उनमें जो लोग काम करते हैं उनमें उचित मनोबल नितांत आवश्यक है। हिंदुस्तान में उद्योगों को केवल लाभ के हिसाब से जांचना इनके उद्देश्यों को नज़रअंदाज करना है। सरकार द्वारा जो कारखाने देश की किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, उन कारखानों में लाभ होने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे सरकारी कारखानों से कुछ वर्षों के लिए लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें देश की उस आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कुछ सालों के बाद उनसे अपने आप लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महोदय, यद्यपि यह विधेयक देखने में छोटा है, लेकिन अपने आप में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि मंत्री महोदय ने इसके उद्देश्यों और कारणों में इसका विवरण दिया है कि जितने भी हमारे केंद्रीय नियम बनते हैं अथवा आदेश जारी होते हैं, जिन जिन राज्यों में जिन जिन भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, उन सभी का अनुवाद राज्यों की भाषाओं में किया जाए। इन सब बातों को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि वे सभी राज्य अपनी अपनी राज्य भाषा के लिए अपने हिसाब से नियम तैयार कर सकते हैं। वे सभी राज्य के लोगों के लिए काम में लाए जा सकते हैं और उन सभी के माध्यम से केंद्र के जो भी आदेश होते हैं उनको लागू किया जा सकता है। महोदय, समस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से संबंध रखती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया है और क्षेत्रफल को बढ़ने से रोक दिया है, तो उस सूरत में किसान ने पैदावार के अच्छे साधन अपनाकर जितनी जमीन में वह गन्ना पैदा करता है, उसमें ही अधिक गन्ना पैदा कर दिया, तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी? मेरा निवेदन है कि यह सवाल घनी खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है। सवाल यह है कि जितना गन्ना चीनी में लग सकता है, आज वह उस सीमा तक पहुंच गया है। अब हमें विचार करना चाहिए कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद बढ़ नहीं सकती है। गांव में जाकर हम देखें तो बहुत से लोगों को चीनी खाने के लिए नहीं मिलती है। वे चीनी खाना भी चाहते हैं, मगर चीनी के दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर गांव वाले चीनी नहीं खरीद सकते हैं। अभी चीनी पर से कंट्रोल हटा है और चीनी के दाम भी कुछ कम हुए हैं। इसके फलस्वरूप चीनी की खपत बढ़ी है। मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के समय में विवाह शादियों का जब मौका था, तब यह कंट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत और भी बढ़ सकती थी। इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि चीनी की खपत बढ़ाई जाए। मैं समझता हूं कि इसके लिए करों में कुछ कमी करने के सवाल पर सरकार को विचार करना होगा। कुछ दिनों से समाचार पत्रों में इस तरह की बातें छप रही हैं कि सरकार चीनी पर करों को कम करने के बारे में विचार कर रही है। अब वह समय आ गया है कि इसे क्रियात्मक रूप दिया जाए। लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसका अवश्य स्वागत करेंगे। महोदय, आज हम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां से हमारा भविष्य हमें आगे की तरफ धकेल रहा है और अतीत पीछे की तरफ खींच रहा है। हम इस उलझन को किस तरह से सुलझाएं और अपने जीवन का कैसा ढांचा तैयार करें जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारे मन को भी शांति मिल सके। हमारे देश की अपनी खास समस्या रही है और साथ ही साथ हम दुनिया के बड़े बड़े मामलों में उलझे हुए हैं। दुनिया आज बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि
वह अपने आप पर से विश्वास कम करती जा रही है। जिन योजनाओं से हम अपनी जनता का रहन सहन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वह हम सही तरीके से कर रहे हैं। इसके बगैर किसी भी तरह की तरक्की संभव नहीं है। आपने मुझे इस विषय पर बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। समाप्त।